अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डायोड्स एंड रेक्टिफायर्स। स्टूडेंट्स, जितना भी हमारी बिजली हमारी जो जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, आप एक तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ पे एक पावर प्लांट है। ये जितनी भी पावर जनरेशन हो रही है ये एसी पावर जनरेशन होती है, और वहाँ से ये वोल्टेज जो है वो लो वोल्टेज होती है। इस लो को पावर प्लांट्स के बाहर स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ये वोल्टेज वहाँ से हाई ट्रांसमिशन लाइंस के ज़रिए से हमारे मोहल्लों तक, हमारे घरों तक, हमारी फैक्ट्रीज़ तक पहुँचती है। अगेन हमें हमारे घर में जो इस्तेमाल के लिए चाहिए होती है या बिज़नेस में इस्तेमाल के लिए चाहिए होती है, वो हमें लो वोल्टेज चाहिए होती है। ऐसे इस वोल्टेज को दोबारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स को इस्तेमाल में लाते हुए फिर उसको डाउन करके घरों में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ वोल्टेज जो पहुँचती है वो एसी वोल्टेज है, और इसमें हमारे यहाँ जितनी भी इसकी एप्लीकेशंस हैं, हमारे घर में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इसमें कुछ हमारी एसी की आ जाती हैं, कुछ हमारी डीसी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। हमारी कुछ डिवाइसेस जो हैं, अप्लाइंसेस हैं, वो एसी पे काम करती हैं और कुछ डीसी पे काम करती हैं। अब ऐसी तमाम डिवाइसेस जो डीसी पे काम करती हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि आप इस एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करें। ये प्रोसेस हमारे लिए लाजमी होता है। अब हमारा अगर देखा जाए कि एसी और डीसी में फ़र्क क्या है, तो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्यूब दिखाई गई है जिसमें डीसी करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ एक दूसरी ट्यूब दिखाई गई है जिसमें एसी करंट फ्लो कर रहा है। तो बेसिकली एसी और डीसी में एक डिफरेंस तो ये हो सकता है कि जो डीसी वोल्टेज है वो मोस्टली एक फ़िक्स्ड वैल्यू होती है और उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती, जबकि उसके बरक्स जो एसी वोल्टेज होती है उसमें फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होती हैं। उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होती रहती है, जबकि डीसी वोल्टेज की जो मैग्नीट्यूड है वो मोस्टली एक यूनिफॉर्म ही रहती है, या उसमें फ्लक्चुएशन हो भी तो वो थोड़ी फ्लक्चुएशन होती है। ये तो एक फ़र्क है इसकी मैग्नीट्यूड के चेंज का। लेकिन जो असल फ़र्क जो एसी को डीसी से मुनफरद बनाता है वो ये है कि डीसी के अंदर करंट की जो डायरेक्शन है फ़्लो करने की वो यूनिफॉर्म रहती है, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन रहती है। करंट हमेशा एक डायरेक्शन में फ़्लो करता है, जबकि एसी के अंदर करंट जो है वो दोनों डायरेक्शंस में फ़्लो करता है। यानी वो वक्त के एक बहुत ही छोटे पीरियड के लिए करंट फर्ज करें लेफ़्ट टू राइट अगर फ़्लो करता है तो वक्त के थोड़े से ही लम्हे में वो राइट से लेफ़्ट फ़्लो करता है, और ये मुसलसल ये स्विचिंग होती रहती है, और यही स्विचिंग जो है वो उसको फ्रीक्वेंसी में बदलती है। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जो वोल्टेज आमतौर पर एसी जो वापटा के ज़रिए हमें मिल रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ है। 50 हर्ट्ज़ से मुराद है कि एक साइकिल के अंदर 2 दफ़ा स्विचिंग होती है आपकी डायरेक्शंस की। तो इसका मतलब 50 हर्ट्ज़ से मुराद है कि एक सेकंड में हमारी इलेक्ट्रिसिटी 100 टाइम्स जो है वो अपनी डायरेक्शन को स्विच करती है। तो मैग्नीट्यूड के चेंज के अलावा डायरेक्शन भी स्विच होती है। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी इस वोल्टेज को, इस पावर सप्लाई को एसी से डीसी में कन्वर्ट करें, तो जो पहली चीज़ हमें करनी होती है, हमें इसकी किसी एक डायरेक्शन को ब्लॉक करना होता है। अगर हम यहाँ पे कोई ऐसी डिवाइस लगा दें जो वन वे इसको फ्लो करने दे लेकिन अदर वे इसको फ्लो करने से रोक ले, तो ये वैल्यू बेशक चेंज हो रही हो, हम इसको डीसी बोलेंगे, फिर ये एसी नहीं रहेगी, क्योंकि एसी की ये शर्त है कि बोथ वेज जो है आपकी फ्लो हो करंट का। तो हमारे जहन में ये आता है कि हमें जब ये मसला दरकार है कि हम चाहते हैं कि वोल्टेज जो है वो हम एसी से डीसी में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए जो आपको चीज़ चाहिए कोई ऐसी चीज़ ढूंढ के लाएं जो एक वे में तो आपको फ्लो करने दे करंट को, लेकिन अदर वे में ना करने दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्किट शो किया गया है जिसमें लेफ़्ट साइड पे आप एक डीसी जो है वो करंट को देख रहे हैं। एक डीसी सोर्स है, उसकी वजह से डीसी करंट फ्लो कर रहा है इस रजिस्टर में से, जबकि राइट साइड पे जो रजिस्टर शो किया गया है उसमें से एसी करंट फ्लो करता है। अब इसमें मैग्नीट्यूड अगर फ़र्ज़ करें 1 ही है, लेकिन जो बड़ा फ़र्क है वो आप देख सकते हैं कि डीसी के अंदर करंट एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है। यानी अगर इस रजिस्टर की बात की जाए तो अगर हम नॉन कन्वेंशनल करंट की बात करें तो करंट नीचे से ऊपर फ्लो करता है, और अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो करंट ऊपर से नीचे फ्लो करता है, लेकिन करंट की डायरेक्शन एक ही है। अगर आप अल्टरनेटिंग करंट की तरफ देखें दूसरी पिक्चर को, तो उसमें आप देख सकते हैं कि करंट जो है वो दोनों डायरेक्शन में फ़्लो करता है। वो एक लम्हे जो है वो
नीचे से ऊपर जाएगा और अगले में ऊपर से नीचे आएगा, लिहाजा वो डायरेक्शंस को चेंज करेगा। सो हमें इस सर्किट के अंदर अगर हम चाहते हैं कि इस रजिस्टर में से डीसी करंट फ्लो करे तो हम इसकी एक डायरेक्शन को ब्लॉक करना होगा। अब असल में सवाल ये पता होता है कि हम इसकी एक चीज़ कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जिस डिवाइस को इस्तेमाल में लाया गया है दैट डिवाइस इज डायोड। डायोड एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें करंट जो है वन वे से अदर वे तो जा सकता है लेकिन वापस रिवर्स नहीं आ सकता। यानी करंट फॉरवर्ड तो जा सकता है, रिवर्स नहीं आ सकता। ये एक इस तरह का बैरियर है कि एक तरफ से आपके करंट को फ्लो को अलो करता है लेकिन दूसरी तरफ से ये उसको अलो नहीं करता। अब हम देखते हैं कि ये जो डायोड है इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुई है। ये अगर आप एक तस्वीर देखें, डायोड बनाने के लिए आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल चाहिए और सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है उसके अंदर आपको पता है कि उसके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमने करना ये है कि हमने इसके एक रीजन को, यानी हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसको अभी हमने कुछ अगर उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी दाखिल नहीं की होती तो हम उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, और जब हम उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी दाखिल कर लेते हैं तो हम उसके कहते हैं डोपिंग करते हैं और डोपिंग के ज़रिए उसको इम्प्योर बनाते हैं तो दैट्स कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं और उसके एक पार्ट को हम क्या करते हैं, किसी भी ट्राईवेलेंट के साथ जो है वो डोप करते हैं, यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ऐसी एलिमेंट्स के साथ डोप करते हैं जिनके एटम्स के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह हम एक दूसरे रीजन जिसको हम एन रीजन बोलते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, पेंटावेलेंट जो है कोई एलिमेंट उसके एटम्स की बम्बारमेंट करवाते हैं। उससे होता ये है कि पेंटावेलेंट में क्योंकि 5 उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 तो बॉन्डिंग कर लेते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेते हैं, लेकिन उसमें जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। इसका मतलब है आप अगर इस रीजन में जितने ज़्यादा पेंटावेलेंट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम्स शामिल करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें इजाफी हो जाएंगे और इजाफी इलेक्ट्रॉन्स इसको बेसिकली ओवरऑल एक नेगेटिव बना देंगे, हम इसको एन रीजन बोलते हैं। और इसके अंदर ये होगा कि ट्राईवेलेंट होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन की हमेशा कमी रहेगी, यानी एक पॉजिटिव जो है आयन इसमें ज़्यादा बढ़ जाएगा, लिहाजा ओवरऑल ये पॉजिटिविटी इसमें आ जाएगी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास ये कंट्रोल है कि हम डोपिंग लेवल को जितना बढ़ा लें उस हिसाब से हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा पी रीजन को जो है वो इसमें पॉजिटिव आयंस की तादाद, यानी जिनको होल्स बोला जाता है, उनको बढ़ा सकते हैं, जबकि इसी तरह एन रीजन में हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव आयंस की तादाद को, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को बढ़ा सकते हैं। तो अब होना क्या है कि अब हमारे पास जो है वो 2 रीजन्स बन गए हैं, एक तरफ पी रीजन है, दूसरी तरफ एन रीजन है। पी रीजन के अंदर जो है वो होल्स ज़्यादा हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में वहाँ मौजूद होंगे, जबकि एन रीजन के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और वहाँ पे होल्स बहुत माइनॉरिटी में मौजूद होंगे। ये बेसिक उसकी कंस्ट्रक्शन है। अब हमने करना क्या है कि इस कंस्ट्रक्शन के बाद अगर हम बैटरी को इस जो है टर्मिनल्स हैं इसके, ये जो डायोड हमने बनाया है, हम इसकी अगर टर्मिनल्स के साथ बैटरी को ऐसे कनेक्ट करें कि हम पॉजिटिव पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दें और अगर हम एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें तो देखना ये है कि होगा क्या। अब होगा ये कि ये जो बैटरी है, सप्लाई है, इससे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जितनी आप वैल्यू होगी आपकी वोल्टेज की उतनी ही मिकदार में यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एक पूरा काफिला निकलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो पी रीजन के अंदर होल्स हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और इस तरह से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिहाजा इन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ ये तमाम होल्स जो इस रीजन के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो सारे इसके पास अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो तमाम जो है वो पॉजिटिविटी इसके करीब अट्रैक्ट हो जाएगी, ये होल्स इन इलेक्ट्रॉन से मिलेंगे और इसके साथ ही क्या होगा कि अब रीजन के अंदर दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो क्योंकि इस तरफ पॉजिटिविटी है और पॉजिटिविटी की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लिहाजा इसका नतीजा ये होगा कि इस पूरे रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मोस्टली क्या करेंगे, वो राइट साइड पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और होल्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे इकट्ठा होना जाएंगे। इसकी वजह से दरमियान में एक बहुत बड़ा खला आ जाएगा, एक बहुत बड़ी खंदक बन जाएगी जिसको हम डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। और ये जो डिप्लीशन रीजन है ये बहुत ज़्यादा वाइड होता जाएगा, यहाँ से बैटरी की जो पावर है
वोल्टेज है वो आप जितनी बढ़ाएंगे उतना ही ये डिप्लीशन रीजन बढ़ता जाएगा। लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स के लिए करंट को पास करने के लिए यह ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डिप्लीशन रीजन को पार करके वापस यहाँ से गुजरते हुए पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुँच सकें। तो ये बात होना मुमकिन नहीं होगी, लिहाजा ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और करंट जो है फ्लो नहीं करेगा। तो लिहाजा इस तरह सूरत हाल को हम कहते हैं रिवर्स बाइस्ड। रिवर्स बाइस में हमने क्या किया है कि पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया। तो लिहाजा अब इलेक्ट्रॉन करंट के फ्लो होने के चांसेस बहुत कम हैं। उसके बरक्स अगर हम पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करें और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करें, उस सूरत में हाल में देखते हैं क्या होगा। उस सूरत हाल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ से चलना शुरू होंगे और जब वो एंड टाइप पे पहुँचेंगे तो वहाँ पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस आपको पता है एक दूसरे को वो रिपेल करते हैं। लिहाजा ये जब उनको पुश करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस रीजन के इस बाउंड्री जो है इसको पार करेंगे। बाउंड्री को पार कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बड़े आराम से बाउंड्री को पार करेंगे, लेकिन बाउंड्री के पार करने के बाद वो क्या करेंगे कि इस जो हमारा पॉजिटिव रीजन है इसके करीब के एरिया के ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयंस को जो है वो वहाँ से उनके साथ रिकम्बाइन करके न्यूट्रल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बैटरी की ये जो पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिव आयंस जो हैं वो इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो लिहाजा ये जो करीब का एरिया है इसके अंदर एक पॉजिटिव आयंस की कमी हो जाएगी। अब होगा ये कि शुरू के जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो तो यहाँ पे आके पॉजिटिव आयंस से मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की लेयर ऐसी बन जाएगी जो मज़ीद आने वालों को रोकेगी, क्योंकि जो शुरू में आएंगे वो तो मिल जाएंगे, लेकिन जो मज़ीद आएंगे उनको एकदम से पॉजिटिव आयंस नहीं मिलेंगे, लिहाजा वो थोड़ी देर यहाँ रुक जाएंगे। उनके रुकने से ये जो मज़ीद आने वाले मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक बैरियर की तरह धकेलेंगे और उनको आने नहीं देंगे। लिहाजा उनका ये जो रुकावट है ये इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर फ़र्ज़ करें आप यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि ये सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट जो है इतनी आपको एनर्जी चाहिए ताकि वो इस बैरियर को ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्रॉस कर सकें। और अगर जर्मेनियम का अगर आपने सेमीकंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल किया तो देन आपको 0.3 वोल्ट की आपको एनर्जी चाहिए। तो लिहाजा 0.7 वोल्ट की एनर्जी यहाँ सर्व होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स बिलाखिर जो है वो आराम से पी रीजन में दाखिल होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुँच जाएंगे। तो अब हो क्या रहा है, अगर आप इस तस्वीर को देखें तो आप देख सकते हैं कि जो शुरू के इलेक्ट्रॉन्स थे एन टाइप के वो दूसरी तरफ जाने के बाद साथ मिल गए, लेकिन बाद वालों ने जाके वहाँ पे एक लेयर बना ली है। इसी तरह से जो पॉजिटिविटी थी यहाँ पे पॉजिटिविटी की लेयर बन गई, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उधर चले गए हैं तो यहाँ कमी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा चले गए, वहाँ एक ज़्यादती आ गई है, लेकिन ये सिर्फ डिप्लीशन रीजन के करीब करीब होगा। लिहाजा उस सूरत में ये जो रीजन है हम इसको बोलते हैं कि डिप्लीशन रीजन बन गया है। अब ये जो डिप्लीशन रीजन है जब हम फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस की बात करते हैं तो ये इतना वाइड हो जाता है, ये इतना चौड़ा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसको क्रॉस करना, इस बैरियर को तोड़ना मुमकिन नहीं रहता। लिहाजा उनको बैरियर को तोड़ने के लिए अगर आप कहें कि आप यहाँ से वोल्टेज की सप्लाई बढ़ा देंगे, तो अगर आप वोल्टेज की सप्लाई बढ़ाएंगे तो ये बैरियर, ये जो रीजन है इसकी विड्थ और बढ़ती जाएगी। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी, हत्ता कि ये जो डायोड है वो एक ख़ास वोल्टेज के बाद डैमेज हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन, यानी रिवर्स में इस वक्त ये कनेक्ट है और अगर हम एक ज़रूरत से ज़्यादा इसकी वोल्टेज की सप्लाई बढ़ाते हैं तो ये रिवर्स में ब्रेक हो के क्या होगा, ये इसको जला देगा, ये जो है वो ब्रेक हो जाएगी आपका डायोड। उसकी निस्बत फॉरवर्ड में थोड़ी सी रुकावट के बाद यह आपका करंट ईजीली फ्लो कर जाता है, यानी 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के केस में, 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के केस में, इतनी एक रुकावट देने के बाद करंट बआसानी जो है वो यहाँ से फ्लो कर जाता है। तो अब हमें ये साबित हुआ कि ये जो डायोड है ये इजीली क्या है कि एक ऐसी डिवाइस है कि अगर हम किसी सर्किट में इसको प्लेस करें तो ये वन वे तो करंट को फॉरवर्ड फ्लो होने देता है। अगर हम इसको फॉरवर्ड बाइस में लगाएं और अगर हम इसको रिवर्स में लगाएं तो ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका डायोड का सिंबल है। डायोड की इस वाली साइड को, पॉजिटिव साइड को एनोड बोलते हैं, और इसकी नेगेटिव साइड को कैथोड बोलते हैं।
अगर हम प्रैक्टिकली डायोड को देखें तो डायोड इस तरह की एक सिलेंड्रिकल शेप होती है, जिसमें एक तरफ पे ये एक स्ट्रिप सी बनी होती है। तो ये जो स्ट्रिप है ये हमेशा नेगेटिव साइड पे होती है। हम जब कनेक्ट करते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं। मैं यहाँ कुछ और इमेजेस से भी आपको इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी अगर हम डायोड की सिंपल आपने देख लिया है, डायोड की जो कंस्ट्रक्शन है इसमें मैंने आपसे बात की है कि डायोड के में अंदर किस तरह से एक बेसिकली एक पी रीजन होता है और एन रीजन होता है, और आपने क्या करना है कि आपने इसको बैटरी से कनेक्ट करना है, और जब बैटरी जो है इसके फॉरवर्ड में कनेक्ट होगी तो ये कंडक्शन करेगा, इसकी जो है डिप्लेशन लेयर जो है वो वेरी स्मॉल हो जाएगी और इजीली करंट जो है वो इस बैरियर को, इस बाउंड्री को, वो इस डिप्लीशन रीजन को इजीली क्रॉस कर लेंगे। लेकिन जब आप इसको नेगेटिवली यानी रिवर्स बाइस में कनेक्ट करेंगे तो ये डिप्लेशन रीजन इतना बड़ा होगा कि उसको फ्लो नहीं करने देगा। तो अभी आप यहाँ पे एक सर्किट देख रहे हैं, इस सर्किट के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो एक वोल्टेज शो हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर करंट जाएगा तो क्या यहाँ से फ्लो करेगा? यस, बिल्कुल ये करंट बिल्कुल फ्लो करेगा, और ये डायोड बिल्कुल एक जो है ना क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ से होता है वो रेजिस्टेंस से ये करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर हमारे पास अगर ऐसा एसी सोर्स होता और वो करंट दूसरी डायरेक्शन से अगर वो यहाँ से फ्लो करवाने की कोशिश करता तो वो इससे पास ना होता। तो ये डायोड एक ऐसा आप देख सकते हैं कि एलिमेंट है जो एक वे से करंट को जाने देता है, और दूसरा क्योंकि वे ब्लॉक करता है, दूसरा वे ब्लॉक होने से उसकी जो टाइप है वो एसी से डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। अब डायोड की अगर बात करें तो डायोड की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें से एक फेमस डायोड है जिसको लाइट मीटिंग डायोड कहते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी जो देते हैं तो वो आपको उसके बदले में लाइट देता है। इसी तरह फोटो डायोड होता है, उसको आप लाइट देते हैं तो वो कंडक्ट करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे किस्म के डायोड्स हैं, जैसे आपके पास जीनर डायोड है, टनल डायोड है, शॉर्टकी डायोड है, वेरेक्टर डायोड है, इसी तरह डाइएक है, ये डायोड का एक कम्बिनेशन है, ट्राइएक भी डायोड का कम्बिनेशन है। इसी तरह आपके पास SCRs भी हैं। ये जो डिफरेंट डायोड्स हैं इनके अंदर कोई ना कोई डोपिंग में फ़र्क कर दिया जाता है, या उनके किसी रीजन में मटेरियल में फ़र्क डाल दिया जाता है। इनकी कहीं डोपिंग कम की जाती है, कहीं डोपिंग ज़्यादा की जाती है, कहीं इनका मटेरियल जो है वो चेंज कर लिया जाता है। तो इस तरह से इनकी डिफरेंट जो है वो फंक्शनैलिटीज़ बन जाती हैं, इनके करैक्टरिस्टिक्स में एक तब्दीली आ जाती है, और इनकी एप्लीकेशन भी उस हिसाब से चेंज हो जाती है। लेकिन हमारा इस वक्त जो सब्जेक्ट है, हम सिर्फ इस वक्त एक नॉर्मल जो जंक्शन डायोड है उसको जंक्शन डायोड बोलते हैं, या उसको आपका जनरल पर्पस डायोड भी उसको कहा जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब ये जो जनरल पर्पस डायोड है इसकी जो मेन एप्लीकेशन है वो बेसिकली आपकी है कि ये आपके रेक्टिफायर्स में इस्तेमाल होता है, और रेक्टिफायर को इसको कहते हैं, रेक्टिफायर उस सर्किट को कहते हैं जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो लिहाजा हमें जब भी AC को DC में कन्वर्ट करना होता है तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम डायोड्स को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे डायोड्स की करैक्टरिस्टिक्स की बात की जाए कि क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो डायोड को जैसे मैंने पहले बताया, डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस में भी कनेक्ट होते हैं और रिवर्स बाइस में भी कनेक्ट होते हैं। फॉरवर्ड में आप देखें ये बिल्कुल क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करते हैं, करंट बिल्कुल फ्लो करता है, जैसे मामूली सी रुकावट 0.7 वोल्ट की यहाँ आएगा, ड्रॉप आएगा, अदरवाइज यहाँ से आराम से करंट फ्लो कर जाएगा। लेकिन रिवर्स में ये बिल्कुल ओपन सर्किट हो जाता है, रिवर्स में इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा कि करंट से फ्लो नहीं कर सकता। तो लिहाजा जब भी डायोड कहीं कनेक्ट होगा तो वो ये फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा, अदरवाइज समझें कि वो जीरो बायस है, यानी उस पर कोई बैटरी कनेक्ट ही नहीं है। अब यहाँ से अगर उसकी करैक्टरिस्टिक्स को देखा जाए तो फॉरवर्ड बायस में अगर आप वोल्टेज और करंट के ग्राफ को देखें तो शुरू में जब आप फॉरवर्ड बायस में जब आपने P को बैटरी के पॉजिटिव और N टाइप को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया और आपने शुरू में जब वोल्टेज बढ़ाई, जीरो से बढ़ाई, तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि 0.7 वोल्ट तक वो अपने आप में से करंट को पास नहीं होने देता। और जो ही वोल्टेज 0.7 वोल्ट से बढ़ेगी तो एकदम से आप देखेंगे कि जितनी वोल्टेज आप बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ता जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो एक लीनियर किस्म का यहाँ पे बिहेवियर को शो करेगा। और ये जो रुकावट है ये जर्मेनियम के लिए 0.3 है और सिलिकॉन के लिए 0.7 है। एक्चुअली पॉइंट जो है वो 0.69 है सिलिकॉन के लिए, यहाँ पे शो भी की गई है। रिवर्स बाइस में क्या होता है कि रिवर्स बाइस में जब आप शुरू में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट जो है वो नहीं बढ़ता। ये जो मामूली सा करंट आपको शो हो रहा है ये भी बेसिकली उसका जो है लीकेज करंट है।
और जब आप मज़ीद कहें कि मैं ज़्यादा ही करंट बढ़ा दूंगा, सॉरी वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाऊंगा ताकि करंट में इजाफा हो, तो होगा क्या कि जब बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो एकदम उसमें ब्रेक डाउन आएगा, वो जल जाएगा। हम कहते हैं कि ये रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज है। रिवर्स की वो वोल्टेज जिस पे आपका डायोड जो है वो जल जाता है या डैमेज हो जाता है, हम उसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। वो रिवर्स ब्रेक डाउन, अगर दोनों ग्राफ्स को इकट्ठे शो किया जाए तो इस तरह की जो चार्ट बनता है, हम इसको बोलते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। ये डायोड का जो है बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स चार्ट है, और ये राइट साइड इसकी जो है ये बताती है फॉरवर्ड बाइस बिहेवियर को, इसी तरह जो लेफ्ट साइड है ये इसकी रिवर्स बाइस बिहेवियर को बताती है। तो अगर आप वोल्टेज जो है ना पॉजिटिव में बढ़ाएंगे तो फिर आप देखें कि 0.7 के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाता है, और रिवर्स में आप देखें किसी तरह से एक ख़ास टाइम के बाद इसमें एक ब्रेक डाउन आ जाती है। अब अगर हम देखें कि रेक्टिफायर सर्किट जो है उसमें डायोड कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है, या रेक्टिफायर सर्किट्स कितनी किस्म के होते हैं, मैं आपको फिर बताता चलूँ कि रेक्टिफायर सर्किट वो सर्किट है जिससे आप एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। और मैंने आपको बताया कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का जो बुनियादी तरीका है वो ये है कि एसी जो है वो 2 वे ट्रैफिक है, और आपने 1 वे ट्रैफिक अगर रोक ली तो आप समझे कि आपकी वही जो वोल्टेज है वो एसी से डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास इसके 2 रेक्टिफायर सर्किट्स होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर है और दूसरे को हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। यहां से हम हाफ वेव रेक्टिफायर को जरा ऑब्जर्व करते हैं। देखें, हमने अगर फर्ज करें हमारे पास एग्जांपल ये है कि हमारे पास मोबाइल है और हमने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना है। अगर आपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना है तो आप अगर देखें तो आपकी मोबाइल की बैटरी, अक्सर बैटरीज जो होती हैं वो 3.7 वोल्ट पे चार्ज होती हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 3.7 वोल्ट है और ये कौन सी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज है। तो लिहाजा अगर आप को उसको चार्ज करना है तो आपके घर में जो वोल्टेज है उसका लेवल क्या है, वो 230 आ रही है आपके पास, या 220 आपके घर में आ रही है। अब एक तो मसला ये है कि 220 बहुत ज़्यादा है, मुझे तो बिल्कुल छोटी वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए तकरीबन को 3, 4, 5 वोल्ट वाली। तो लिहाजा करना यह है कि हमें उस एसी को सबसे पहले क्या करना है कि ट्रांसफार्मर को प्रोवाइड करना है जो हमारे घर में है, यानी 220 को ट्रांसफार्मर की इनपुट पे देना है। और आपने इस्तेमाल करना है कौन सा ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं वोल्टेज को स्टेप डाउन करूं। मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप कोई भी ट्रांसफार्मर ले सकते हैं जो वोल्टेज को जो है वो 220 वोल्ट से 10 वोल्ट में कन्वर्ट करे, 15 वोल्ट में कन्वर्ट करे या 5 वोल्ट में कन्वर्ट करे। तो अगर आपके पास ट्रांसफार्मर है जो 220 को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है तो आप ये करें कि आप इनपुट यानी प्राइमरी साइड जो ट्रांसफार्मर की है उसमें आप 220 वोल्ट कनेक्ट कर दें। अब वो जो आपकी सेकेंडरी साइड है वो आपको 5 वोल्ट देगी। अब ये क्या किया है कि ट्रांसफार्मर ने सिर्फ वोल्टेज के लेवल को रिड्यूस किया है, लेकिन वोल्टेज अपनी नेचर में अभी भी एसी ही है, क्योंकि ये उसकी नेचर नहीं बदलता। अब हम ये चाहते हैं कि अगर ये इस डायोड यहाँ पे कनेक्ट ना किया जाए और यहाँ सिर्फ ये रेजिस्टर मौजूद रहे, तो ये जो एसी वोल्टेज है जो 5 वोल्ट है वो इस रेजिस्टर से इस तरह से गुजरेगी कि कभी करंट जो है वो नीचे से ऊपर करके फ्लो करेगा और कभी करंट जो है वो ऊपर से नीचे करके फ्लो करेगा, यानी इस रेजिस्टर से बोथ वे में करंट फ्लो करेगा। अगर हम यहाँ पे डायोड लगा दें जिस तरह से यहाँ शो किया गया है, तो इसमें इसके नतीजे में होगा क्या कि जब करंट इसके ऊपर से होके क्लॉकवाइज फ्लो करने की कोशिश करेगा तो ये उसको अलो करेगा, ये डायोड उसको अलो करेगा कि यस आप क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट टू राइट यहां से पास हो सकते हैं, क्योंकि इस सूरत में ये फॉरवर्ड बाइस है। लेकिन जब अगले ही लम्हे करंट यहां से वापस एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने की कोशिश करेगा तो ये डायोड उसको फ्लो नहीं करने देगा। अब उसके नतीजे में क्या होगा, अब यहाँ से भी अगर आप इसकी ग्राफ को देखें तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये पॉजिटिव साइकिल को जो है रेजिस्टर के अक्रॉस में उसको अलो करेगा, लेकिन जब नेगेटिव साइकिल आएगा ये डायोड उसको ब्लॉक कर देगा और उसको फ्लो नहीं करने देगा। अगेन पॉजिटिव साइकिल आएगा तो अगेन उसको अलो करेगा। अब क्योंकि क्या करता है कि एक वेव के आधे हिस्से को ये फ्लो करने देता है और वेव के आधे हिस्से को फ्लो नहीं करने देता, यही वजह है कि हम इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं इसमें जो वोल्टेज शो हो रही है ये डीसी वोल्टेज है। गो कि ये वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू चेंज हो रही है,
क्योंकि ये कोई परमानेंट एक कांस्टेंट एक वैल्यू नहीं है या यूनिफॉर्म वैल्यू नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें डायरेक्शन एक ही इन्वॉल्व है लिहाजा हम इसको डीसी ही बोलेंगे। लेकिन इसके जो वर्ड यूज़ किया जाता है इसको कहा जाता है कि पल्सेटिंग डीसी। ये पल्सेटिंग डीसी है, यानी पल्सिस की फॉर्म में है, लेकिन है डीसी क्योंकि इसकी डायरेक्शन एक है। उसके बरक्स अगर हम ये बात करें कि हम कहते हैं कि नहीं नहीं हमें फुल वेव रेक्टिफायर चाहिए ताकि वो इस वाली जो रिवर्स वाली ये वाली वेव है इसको भी वो पॉजिटिव में बदल दे, तो उसके लिए हमें एक और जो है वो रेक्टिफायर इस्तेमाल करना होगा जिसको हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो उसका क्या फ़ायदा है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो अफोर्डेबल है क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर सिर्फ एक डायोड इस्तेमाल होते हैं। तो एक डायोड इस्तेमाल होने की वजह से आप समझें कि वो सस्ता भी होता है, कनेक्शन भी बहुत सिंपल है। आप देखें जस्ट एक डायोड आपने कनेक्ट किया है, इस्तेमाल करना भी आसान है और कंपोनेंट्स भी कम इसमें जो है वो शामिल हैं। उसकी निस्बत अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर का इस्तेमाल करें तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हमें जो है वो आपको थोड़ा डिफरेंट किस्म का जो है ना ट्रांसफार्मर चाहिए होगा। हमारे पास बेसिकली ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक ट्रांसफार्मर वो होता है जो सेंटर टेप्ड होता है। सेंटर टेप्ड ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी सेकेंडरी साइड पे 3 टर्मिनल होते हैं। अगर आपके ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पे 3 टर्मिनल हैं तो आप जान लें कि उस ट्रांसफार्मर में 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप ये वाली बाहर वाली दोनों पिन्स इस्तेमाल में लाएंगे तो फिर आप समझें कि फ़र्ज़ करो ये 10 वोल्ट देता है, लेकिन अगर आप ये पहली 2 इस्तेमाल में लाएंगे तो ये आपको 5 वोल्ट देगा, या ये वाली 2 इस्तेमाल में लाएंगे तो भी 5 देगा, और नीचे वाली और टॉप और बॉटम वाली अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आपको 10 वोल्ट्स देगा। तो ये इस तरह के ट्रांसफार्मर ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि उसके अंदर आपके पास ऑप्शन है। तो अगर आपके पास एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है तो अब आपने करना क्या है कि आपने टॉप और बॉटम वाले पे 2 आपने डायोड्स लगा देने हैं फॉरवर्ड बाइस में। टॉप और बॉटम वाले पे 2 डायोड्स लगाएंगे। 2 डायोड्स लगाने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप एक रजिस्टर लगाएंगे और रजिस्टर के बाद जो है वो वापस टर्मिनल आके मिडल वाला जो पॉइंट है उससे आके कनेक्ट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं जी करंट कैसे फ्लो करेगा। जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो करंट यहां से इनिशिएट होगा और ये जो टॉप वाला जो टर्मिनल है इसमें से करंट फ्लो करता हुआ आगे उसके डायोड आएगा। डायोड फॉरवर्ड बायस है तो लिहाजा वो कहेगा यस आप पास हो सकते हैं। लिहाजा करंट यहां से पास होने के बाद इस जंक्शन पे पहुंचेगा। जब वो इस जंक्शन पे जाएगा तो उसके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता अगर ये वाला देखा जाए तो यहाँ पे आगे डायोड है, तो डायोड किस तरह लगा हुआ है, रिवर्स में लगा हुआ है। ये डायोड इसको रिवर्स में करंट को फ्लो नहीं करने देगा। इसका मतलब है ये वाला रास्ता आगे से बंद है, तो करंट के लिए मजबूरी बन जाएगी कि वो उस रजिस्टर से पास करे। लिहाजा करंट रजिस्टर से ऊपर से नीचे पास करेगा और ऐसे फिर होता हुआ वो वापस अपने मिडल वाले टर्मिनल पे जाके खत्म हो जाएगा। अगले लम्हे जब करंट वापस उसका नेगेटिव साइकिल चलेगा तो उसकी वक्त डायोड 2 से करंट फ्लो करेगा और डायोड 2 इसको बिल्कुल अलाउ करेगा क्योंकि वो उसमें फॉरवर्ड बायस कनेक्ट है। लिहाजा अगेन यहां से कनेक्ट होने के बाद जब आप जंक्शन इस नोड पे पहुंचेंगे आप, तो इस नोड पे पहुंच के फिर 2 रास्ते हैं कि आप राइट हों या लेफ्ट हों। तो अगर आप लेफ्ट जाने का सोचेंगे तो आप देखेंगे आगे रिवर्स में डायोड लगा है, वो आपको नहीं जाने देगा। लिहाजा आपके पास यही ऑप्शन है कि आप राइट साइड पे जाएं और फिर ऊपर से नीचे से रजिस्टर से गुजरें और वापस आप सेंटर वाले मिडल वाले टर्मिनल पे टर्मिनेट हों। तो आपने ये देखा है कि जब पॉजिटिव साइकिल चला था तब भी रजिस्टर में से करंट ऊपर से नीचे फ्लो हुआ था, और जब नेगेटिव साइकिल चला तब भी जो है वो रजिस्टर में से करंट फ्लो हुआ ऊपर से नीचे। सो रजिस्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज को देखा जाए तो उसकी ना सिर्फ ये कि डायरेक्शन एक ही रही, बल्कि वो जो एक साइकिल जो हाफ वेव के अंदर हमारा ज़ाया हो जाता था, कट जाता था, वो साइकिल भी हमारा यहाँ बहाल हो गया। लिहाजा अब ये वोल्टेज जो है वो ज़्यादा आप समझें कि जानदार होगी। और यही वजह है कि हम कहते हैं कि फुल वेव जो है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, जबकि इसके अंदर आधी एफिशिएंसी तो आप समझे कट जाएगी, सिर्फ आधी उसकी एफिशिएंसी रह जाएगी। लेकिन इसके अंदर उसकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा हो जाती है और उसमें पावर लॉस थोड़ा होता है और रिपल्स भी जो है वो कम जनरेट होते हैं। रिपल से मुराद ये जितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं वो उनको रिपल्स कहते हैं। और आप देखें कि इसकी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नज़र आती है क्योंकि एक वेव के बाद गैप आ जाता है, जबकि इसमें मुसलसल होने की वजह से आप समझें कि अगर सारी वेव्स ऐसे हों तो फिर ये थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है इसका रिपल।
और लिहाजा इसको मज़ीद आपको मैं बताता चलूँ कि इस वेव को मज़ीद स्मूथ करने के लिए इसमें कैपेसिटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं एज अ फ़िल्टर, और उसके अलावा इसमें वोल्टेज रेगुलेटर इस्तेमाल किए जाते हैं जिस वोल्टेज को स्मूथ करवा के 3.7 वोल्ट अगर हमारी एप्लीकेशन है या 5 वोल्ट की एप्लीकेशन है, जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसके मुताबिक आप वो वोल्टेज रेगुलेटर इस्तेमाल करके उस वोल्टेज को आप वहाँ पे सस्टेन या मेंटेन कर लेते हैं। तो आपने देखा है कि हमने अगर यहाँ पे हम इसका फ़र्क देखें हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या फ़र्क है, तो डेफिनेशन के एतबार से देखें तो हाफ वेव रेक्टिफायर इज़ अ रेक्टिफायर विच इज़ यूज फॉर कन्वर्टिंग द वन हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट टू DC आउटपुट, यानी वो उसके आधे साइकिल को AC से DC में कन्वर्ट करता है, आधे को वो काट देता है। जबकि ये क्या करता है, बोथ हाफ साइकिल्स, दोनों एक साइकिल के अंदर जो दो हाफ साइकिल बनते हैं वो दोनों को AC से DC में कन्वर्ट करता है। अगर आप डायोड्स की तादाद करें, हाफ वेव में एक डायोड इस्तेमाल होता है और फुल वेव में 2 भी इस्तेमाल हो सकते हैं और 4 भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी तरह से फॉर्म फैक्टर की बात करें तो फॉर्म फैक्टर जो है वो हाफ वेव का 1.57 है, और इसी तरह से अगर आप बात करें फुल वेव की तो फुल वेव का फॉर्म फैक्टर जो है वो 1.11 है। इसी तरह से हम अगर रेक्टिफायर की एफिशिएंसी की बात करें तो आप देखें हाफ वेव सिर्फ 40.6% जो है वो एफिशिएंट है, जबकि उसकी निस्बत फुल वेव जो है वो 81.2% जो है वो एफिशिएंट है। दैट्स वेरी गुड रिजल्ट। रिपल फैक्टर की यहाँ ज़्यादा रिपल्स फ्लक्चुएशंस किस में आती हैं, हाफ वेव का रिपल बहुत ज़्यादा होता है, उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, जबकि इसमें रिपल फैक्टर कम होता है कि उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत कम होती हैं। तो आपने देखा है कि कैसे वोल्टेज जो है वो AC से DC में कन्वर्ट होती है, और AC से DC में कन्वर्ट होने के लिए उसमें आपको क्या करना है कि एक डायरेक्शन को ब्लॉक करना है, और डायरेक्शन को ब्लॉक करने के लिए डायोड बेहतरीन एक एलिमेंट है, और डायोड को इस्तेमाल में लाते हुए हम डायरेक्शंस को ब्लॉक करते हैं। ये जनरल पर्पस डायोड का सबसे मेन फंक्शन है। इसके अलावा और डायोड्स भी हैं, उनके अपने फंक्शंस हैं। आपको मज़ीद कोई चीज़ समझनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।